एक महाकहानी। एक घंटा 1857। आजादी की आग। यह सिर्फ एक बगावत की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान दे दी ताकि एक दिन हिंदुस्तान आजाद हो सके। एक घंटे में पूरी दास्तान। पश्चिम। एक घंटा पढ़ना। 12 अध्याय। ऐतिहासिक हिंदुस्तान और अंग्रेज। जब एक देश अपनी ही जमीन पर बेगाना हो गया साल 1600। हिंदुस्तान तब भी दुनिया का सबसे अमीर देश था। मुघाल्स का राज था। सोने की चिड़िया थी ये मुल्क। रास्तों पर मसालों की खुशबू, बाजारों में रिशाम और हीरे, और दरियाओं के किनारे शहर जो ख्वाब जैसी थी। अंग्रेजों ने पहले कदम रखा एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम में एक सीधा साधा व्यापारी का अंदाज। लेकिन इस कंपनी के पिराछन में एक भूखा सांप छुपा था। धीरे धीरे वह एक बड़गांव से दूसरी बड़गांव पहुंचे। सूरत से बॉम्बे, मद्रास से कलकत्ता। पहले व्यापार, फिर कैलाबांदी, फिर फौज। और जब मुगल सल्तनत ढीली पड़ी, अंदरूनी लड़ाइयों में, वारिस झगड़ों में, तब अंग्रेज ने अपना हाथ मजबूत किया। हम यहां कारोबार करने आए हैं, राज करने नहीं। ये था उनका झूठ। क्योंकि सच ये था, वो दोनों चाहते थे। प्लसे की लड़ाई 1757। सिर्फ एक आधी रात की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया गया। वजह बिट्रेयल। मीर जफर ने अपने नवाब को बेचा। अंग्रेजों का कश्मीर से केरला तक राज फैलने लगा। 1800 तक हिंदुस्तान का ज्यादा हिस्सा कंपनी के हाथ में था। किसान टैक्स देते थे जो उन्हें बर्बाद करता था। राजवादों की जगीरें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए छीनी जा रही थी। मतलब अगर किसी राजा के कोई वारिस नहीं तो कंपनी उसकी रियासत ले लेती थी। नवाब और राजा एक एक करके बेहुकूमत हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म। फौज में 2,57,000 इंडियन सिपाही थे, सिर्फ 40,000 अंग्रेज सिपाहियों के साथ। हिंदुस्तान के अपने लोग ही हिंदुस्तान को अंग्रेज के लिए चल रहे थे। यह एक ऐसी फौज थी जिसमें एक दिन आग लगनी ही थी। 1856 में अवध, लखनऊ का वो शाहनशाही शहर जो अपनी तहजीब और शायरी के लिए मशहूर था, उसे भी खराब गवर्नेंस का बहाना बनाकर कंपनी ने हथिया लिया। वाजिद अली शाह को एक रात में तख्त से हटाया गया। वो रोते हुए कलकत्ता गए। अवध के लाखों लोग बेघर हो गए। अंधा गुस्सा, बेझद दाढ़, हिंदुस्तान की नासों में जहर की तरह फैलता जा रहा था। और फिर एक करतूस ने वो सब भड़का दिया। मंगल पंडे, आग का पहला चिंगरी। एक सिपाही ने अपना दिल सुना और अब दिल नहीं दिया। उनका नाम था मंगल पंडे। बरकपुर कंटोनमेंट में 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही, अवाधिया ब्राह्मण, देशभक्त, निडर। 29 मार्च 1857 शाम का वक्त। परेड ग्राउंड के बाहर मंगल पांडे ने एक अंग्रेज एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग पर हमला कर दिया। वो हाथों में बंदूक लिए दौड़ के आया। बॉग को तकलीफ पहुंची लेकिन वो बचा गया। वो क्या हुआ उस रात? मंगल पांडे ने खुद अपने सीने पर बंदूक रख ली। शहीद होना चाहते थे लेकिन वो गोली लगा तो भी बच गए। पकड़े गए। मंगल पांडे कौन थे वो? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के नगवा गांव के 1849 में फौज में भर्ते हुए। कहा जाता है कि वो बहुत शांत मिजाज के इंसान थे, लेकिन जब धर्मा पर आंच आई, वो उठ खड़े हुए, अकेले, बिना किसी साथ के। मुकदमा चला। अंग्रेज जज ने पूछा, तुमने ये क्यों किया? मंगल पांडे ने सहसियात से जवाब दिया, धर्म और मुल्क दोनों की तकलीफ बयान की, लेकिन अंग्रेज अदालत में उनकी बात का कोई मतलब नहीं था। मैं सिपाही हूं, मेरी बंदूक है, मेरा धर्म है। जब धर्म की बात आई, मैं सिपाही पहले रहा और इंसान बाद में। 8 अप्रैल 1857 बरकपुर में फांसले लगाया गया। मंगल पांडे शहीद हुए, सिर्फ 29 साल की उम्र में। अंग्रेज खुश हुए, सोचा आंदोलन थम जाएगा, लेकिन वो गलत थे। मंगल पांडे की फांसी ने वह आग लगाई जो पूरी कंपनी को जला देने वाली थी। फौज में गुस्सा भड़का। हर जगह सिपाहियों में खबर फैल गई, हमारा भाई शहीद हुआ, अब क्या होगा हमारा? वो तैयारी कर रहे थे। कुछ हफ्तों में वो तैयारी आजादी की लड़ाई बन जाएगी। मीरत में तूफान जब जमीन कांपी और आसमान दहरा मीरत। 9 मई 1857 कंपनी के अफसर कर्नल स्मिथ ने 90 सिपाहियों को परेड पर बुलाया। नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूस लेने का हुक्म था। 85 सिपाहियों ने इनकार कर दिया।
वो 85 सिपाही, हिंदू और मुसलमान दोनों, पछतावे से नहीं, हिम्मत से इनकार करते रहे। अंग्रेज ने कोरा जवाब दिया, कोर्ट मार्शल, साजा मिलगी, 10 साल की कैदी। जंजीरें पहिंदी गए उन्हें सब के सामने। यूनिफॉर्म उतरवाई गई, जूते उतरवाए गए, कंबाली दी गई जेल की। वो 50 ही लोग परेड ग्राउंड पर खड़े थे, जंजीरें पहने, सर झुकाए नहीं, और उनके साथ ही सिपाहियों ने आंखों में आंसू भर के देखा। वो आंसू गुस्से का दूसरा नाम था। 10 मई 1857 रविवार संडे था। अंग्रेज चर्च में थे। उस दिन मेरठ कैंटोनमेंट की 3rd लाइट कैवलरी ने बगावत कर दी। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, अपने 85 साथियों को आजाद कराया। अंग्रेज अफसर जो मिलेन, कुछ मार दिए गए। बाजार में आग लगी। शाम ढली तो मीरठ में अंग्रेज हुकूमत का झंडा गिर चुका था। रात भर घोड़े दौड़ते रहे। सिपाहियों के तोले दिल्ली की तरफ चले। उनकी जबान पर एक ही बात थी, चलो दिल्ली, बादशाह को जगाओ, हिंदुस्तान को आजाद करो। 9 मई 1857 शाम 85 सिपाहियों को पब्लिक में जेल भेजी गई। 10 में दोपहर 3 लाइट कैवलरी ने बगावत की शुरुआत की। 10 में रात सिपाही दिल्ली की तरफ निकले। आजादी का शोर शुरू हुआ। मेरठ में अंग्रेज हैरान थे। ये तो गलत हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये एक जगह की बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज थी, एक साथ फूट पड़ी। दिल्ली की पुकार लाल किले में फिर से हिंदुस्तान जागा। 11 मई 1857 सूरज उगा तो मीरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच चुके थे। यमुना के किनारे खड़े थे वो, घोड़े थके हुए, खून से सने कपड़े, आंखों में एक नई रोशनी। वो सीधा लाल किले पहुंचे। बादशाह बहादुर शाह जाफर वहां थे। 82 साल के बुजुर्ग, आखिरी मुगल बादशाह। उनका राज सिर्फ नाम का था। कंपनी ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उनका नाम अभी भी हिंदुस्तान के दिल में था। सिपाही पहुंचे और कहा, हुजूर, हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है। बादशाह बानो, असल में हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजाद करो। बहादुर शाह जफर ने पहले हिचकिचाया। वो शायर थे, आरम तालब थे, जंग उनकी फितरत नहीं थी। लेकिन जो लगभग दिन में हुआ, दिल्ली में इंग्लिश लोग मारे गए, अंग्रेज अफसर भागे, जफर समझ गए कि वक्त आ गया है। या खुदा, मुझे ताकत दे, ये आखिरी वक्त है, अपने मुल्क के लिए कुछ तो करना चाहिए। बहादुर शाह जफर अपनी शायरी में उन्होंने आवाज दी, मेरी टोपी अंग्रेजों के खिलाफ है, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और यह मुल्क आजाद होगा। दिल्ली में अंग्रेज कत्ल किए गए, कंपनी के अफसर भागे। दिल्ली फोर्ट, जो दहान के किला कहलाता था, अब आजादी की निशानी बन गया। पूरे हिंदुस्तान में खबर गूंजी, दिल्ली आजाद हैं। एक एक करके शहर जगने लगे। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, हर जगह बगावत की लहरें उठने लगीं। हिंदुस्तान एक साथ कांप उठा, लेकिन गुस्से से, दर्द से और अब उम्मीद से। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो लड़की जो रानी बनी और रानी जो लेजेंड बनी, उनका नाम था मणिकर्णिका। जन्म वाराणसी में 1828 में। बचपन में घोड़सवारी सीखी, तलवार सीखी, तीर कमन सीखी। वो लाड़कियों की तरह नहीं, वॉरियर्स की तरह पली। उनके पिताजी बिथुर में पेशवा के साथ रहते थे। 14 साल की उम्र में शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से। नया नाम मिला, लक्ष्मीबाई, रानी बन गईं। लेकिन सुख कहाँ था। बच्चा हुआ, दामोदर, लेकिन 3 महीने बाद वो भी गया। उन्होंने एक बच्चा गौड़ लिया। 1853 में राजा गंगाधर राव भी गुजर गए और फिर कंपनी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई। अंग्रेज बोले, गोद लिया हुआ वारिस नहीं माना जाएगा, झांसी हमारी। रानी ने कंपनी को कोर्ट में चैलेंज किया। लंदन में केस भी गया। जवाब मिला, नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 में जब क्रांति की लहरें झांसी पहुंची, रानी ने पहले इंतजार किया। वह सीधा बगावत नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थीं कि उन्हें मौका मिला उनका हक पाने का। लेकिन अंग्रेज ने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया झांसी में अंग्रेजों के मैसेकर के लिए, जो उन्होंने नहीं किया था। अब कोई रास्ता नहीं था। रानी ने तलवार उठाई। उन्होंने अपनी फौज तैयार की, मर्द और औरतें दोनों। दुर्गा दाल नाम की महिला फौज बनाई। खुद घोड़े पर सवार होती, जिर्रा पहनती, तलवार चलाती।
झांसी का किला महज 3 महीने तक अंग्रेजों ने नहीं ले पाए। मार्च 1858 जनरल ह्यूग रोज की फौज झांसी पहुंची। बहुत बड़ा लश्कर। किले पर तोपें चल रही थीं, दीवार टूट रही थी, लेकिन रानी लाडे जा रही थीं, खुद कैनन्स चलाते हुए, खुद सोड लेके। किले में खाना खत्म हुआ, बारूद खत्म हुआ। रानी ने फैसला किया, ग्वालियर की तरफ निकलेंगी, तंतिया तोपे से मिलके दोबारा लड़ेंगे। आधी रात को अपने बच्चे दमोदर को पीठ पर बांध के घोड़े पर सवार हो गईं। अंग्रेजों का घेरा तोड़ा, भागी नहीं, बहादुरी से निकली। 17 जून 1858 ग्वालियर के बाहर लड़ाई चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर थी, तलवार चला रही थी। जब एक गोली आई, वो गिरी, लेकिन उठने की कोशिश की। फिर दूसरी गोली। अब वो उठना नहीं बोली। एक ब्रिटिश ऑफिसर ह्यूज रोज ने अपनी डायरी में लिखा, वो इस बगावत की सबसे बहादुर इंसान थी, मर्द और औरत दोनों में। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं 29 साल की उम्र में, लेकिन उनका नाम वो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। अध्याय 7, लखनऊ का मुहासरा। तहजीब के शहर में तुपेन चली लखनऊ, नवाबों का शहर, अदब और तहजीब का मरकज। यहाँ की गलियों में शायरी थी, महफिल थी, केबाब की खुशबू थी। यहाँ का नवाब वाजिद अली शाह को कंपनी ने 1856 में हटाया था। उनकी बेगम हजरत महल रह गई थी। जब 1857 की आग फैल, हजरत महल ने अपने बेटे बरीज कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। उन्होंने फौज तैयार की, अंग्रेज के खिलाफ मोर्चाबंदी की। लखनऊ में कंपनी की रेसिडेंसी, जहां अंग्रेज रहते थे, को घेरा डाल दिया गया। बेगम हजरत महल दरबार की नाचने वाली से नवाब की बेगम, फिर एक क्रांति की नेता। उनकी कहानी हिंदुस्तान की उन औरतों की कहानी है जो जरूरत पड़ने पर सब कुछ कर सकती हैं। अंग्रेजों ने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंपनी की रेजिडेंसी में अंग्रेजों ने खुद को कैद कर लिया, जो कंपनी के लिए शर्मनाक था। अंदरों थोड़ा खाना, थोड़ा बारूद, बाहर से गोली आती, अंदर से गोली जाती। ये मुहासरा 87 दिन चला। सितंबर 1857 में ब्रिटिश फौज ने पहली बार लखनऊ को रेस्क्यू की कोशिश की। कर्नल हवलॉक आए, लेकिन वो भी फंस गए। फिर नवंबर में सर कॉलिन कैम्बल आए बड़े लश्कर के साथ। तभी लखनऊ कंपनी के हाथ में आया। हजरत महल भागने में कामयाब रही, नेपाल पहुंची। वहां 1869 में एक गरीब अकेली औरत के तौर पर उन्होंने दुम तोड़ा। वो नवाब की बेगम जो कभी लखनऊ की मालिका थी। लखनऊ के रेजिडेंसी के खंडर आज भी वैसे हैं। अंग्रेजों ने जानबूझकर उन्हें रिपेयर नहीं करवाया, ताकि दुनिया देखे कि हिंदुस्तान ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया। अध्याय 8, कानपुर का खून। एक वादा तूता, एक नगर रोया कानपुर, कानपुर। गंगा के किनारे का यह शहर 1857 की क्रांति का एक दुख भरी बाप है। यहाँ था नाना साहिब पेशवा। पेशवा बाजीराव थे सेकंड का गोद लिया हुआ बेटा, जिसे कंपनी ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था। नाना साहिब ने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को घेरा डाल दिया। अंदर थे जनरल व्हीलर और उनके साथ करीब 400 अंग्रेज, मार्ड और आतिन बच्चे। बाहर थी नाना साहिब की फौज, हजारों सिपाहियों के साथ। खाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ, गोली खत्म हुई। जून में अंग्रेजों ने सरेंडर किया। नाना साहिब ने वादा दिया, आप सब सुरक्षित इलाहाबाद जाएंगे। लेकिन सती चौरा घाट पर जब अंग्रेजों की नावें गंगा में उतरनी थीं, कुछ हो गया। आग लगी। किसने लगाई, आज भी सवाल है। अंग्रेजों के सिपाही भागे, मरें। कुछ औरतें और बच्चे गिरफ्तार किए गए। नाना साहिब का कानपुर ज्यादा देर नहीं रहा। हवेलॉक की ब्रिटिश फौज आ रही थी। उस मुश्किल वक्त में एक फैसला लिया गया। वो औरतें और बच्चे मार दिए गए। यह बीबी घर मासिकर, एक ऐसा दाग जो किसी तरफ से धुल नहीं सकता। अंग्रेजों ने कानपुर वापस लिया। नाना साहिब नेपाल भाग गए। उनका आगे का कोई पता नहीं चला। कानपुर की कहानी दोनों तरफ के जुल्म की कहानी है, और यही असली जिहाद की तकलीफ है। जब आग लगती है, वो सिर्फ दुश्मन को नहीं जलाती। अध्याय 9, बहादुर शाह जाफर। आखिरी मुगल, एक शयार जो बादशाह बना, एक बादशाह जो शयार रहा। उनका पूरा नाम था अबू जाफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जाफर। वो उर्दू के महान शायर थे। उनका एक शेर मशहूर है, लगता नहीं है दिल मेरा उजदे दयार में,
किसकी बनी है आलम नापायदार में। वो 22 साल के थे जब 1857 का तूफान आया। उनकी रियासत सिर्फ लाल किले की दीवारों तक सीमित थी। कंपनी उन्हें पेंशन देती थी। वह शायरी लिखते थे, कबूतर पालते थे, फूल उगाती थी। लेकिन जब मीरठ के सिपाहियों ने आके उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह माना, उस वक्त उनके अंदर कुछ जागा। उन्होंने हाँ कही। वो क्रांति के प्रतीक बन गए। दिल्ली में महीने भर अंग्रेज और बागी सिपाहियों में लादें चल रही थी। अंदर लाल किले में सिपाही, बाहर अंग्रेजों की तोपें। जाफर ने कोशिश की, लेकिन वो जनरल नहीं थे, वो शेर थे। फौज में एकता नहीं थी, सब अपनी अलग नीति चलाते थे। सितंबर 1857 में दिल्ली गिर गई। अंग्रेज शहर में घुसे। जफार भागे, हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। हुमायूं का मकबरा आखिरी पनाह मुगल बादशाह के मकबरे में पनाह ली। तारीख की एक कराह भरी आयरनी, वहां मेजर हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। जफर के 2 बेटों को हडसन ने अपने हाथ से गोली मारी। उसके बाद उनका सर कट के जफर को दिखाया। ये अंग्रेज तहजीब का चेहरा था। बहादुर शाह जफार को रंगून म्यांमार भेज दिया गया। वहां 1862 में एक गरीब कैदी की तरह उनका इंतकाल हुआ। आखिरी मुघल ने अपनी मौत एक बेगानी जमीन पर मांगी। उनका आखिरी शेर कहते हैं, उन्होंने लिखा, कितना है बदनसीब जफार दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। अपनी महबूब मातृभूमि में 2 कदमों की जमीन भी नसीब नहीं मिली दफन होने को। मुगल सल्तनत जो 300 साल चली, इस एक इंसान के साथ खत्म हो गई। वो एक वक्त का टुकड़ा था जो हमेशा के लिए गुजार गया। अध्याय 10, क्रांति का पतना। जब हर तरफ से उम्मीदें टूटने लगी, साल के अंत तक क्रांति धीमी पड़ रही थी। क्यों? कई वजह थी। पहली, एकता का अभाव। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, नाना साहिब कानपुर में, हजरत महल लखनऊ में, जाफर दिल्ली में। सब लड़ रहे थे, लेकिन सब अलग अलग। कोई सेंट्रल कमांड नहीं थी, कोई एक साथ मिलकर प्लान नहीं बना। दूसरी, कंपनी की बड़ी फौज। कंपनी ने पंजाब और मद्रास से फ्रेश सिपाही मंगवाए। टेलीग्राफ था उनके पास, खबर एक जगह से दूसरी जगह मिनट में पहुंची। बागी सिपाहियों के पास घोड़े थे, अंग्रेजों के पास ट्रेन्स और टेलीग्राफ दोनों। तीसरी, कुछ राजवाड़ों की उल्फत नहीं। हैदराबाद के निजाम, पटियाला के राजा, ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया या न्यूट्रल रहे। उन्हें लगता था कंपनी हमें नहीं छेद रही तो क्यों लड़ी। ये सोचना उनकी घलाती थी। आने वाले सालों में सबको पता चला, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी तब भी वही थी, मेरी लादे में अकेला लाड़ूंगा। एकता नहीं थी, और अकेले लाड़ के कोई ताकतवर दुश्मन नहीं जीता। एक एक करके किलियाबाजियों ने हार मानी। दिल्ली सितंबर 1857 में, लखनऊ नवंबर में, झांसी मार्च 1858 में, ग्वालियर जून 1858 में। तंतिया तोपे, नाना साहेब के जनरल और एक बेहतरीन फौज कमांडर जंगल जांगल लड़ते रहे 1859 तक। मार्च 1859 में एक गद्दार ने उन्हें पकड़वा दिया, फांसी दी गई। आखिरी मजबूत आवाज भी खामोश हो गई। अध्याय 11, अंग्रेजों का बदला। जब जुल्म ने अपनी हद पार की, क्रांति थम गई। अब अंग्रेज का वक्त था, और उन्होंने जो किया वो सिर्फ साजा नहीं, वो जुल्म था। दिल्ली में जनरल निकलसन ने हुक्म दिया, शहर को लूट लो, मरो जिसको मरना हो। कई दिन तक दिल्ली में कत्लेआम चल रहा था। मुस्लिम मोहल्ले स्पेशली निशाना थे। हजारों मारे गए, सिपाहियों ने नहीं, अंग्रेजों ने। एक खास सजा देना मशहूर था, जिसे ब्लोइंग फ्रॉम गन कहते थे। बागी सिपाहियों को कैनन के मुंह से बांध के और कैनन चला दी जाती थी। ये किसी लड़ाई की सजा नहीं थी, ये खौफ फैलाने की कोशिश थी। अंग्रेजों ने वो किया जो क्रांति में भी नहीं हुआ था। उन्होंने इंसानियत की हद पार की, और फिर भी खुद को सिविलाइज्ड कहते रहे। कंपनी ने नवंबर 1858 में एक बड़ा बदलाव किया। क्वीन विक्टोरिया का फरमान आया, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब हिंदुस्तान सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर है। कंपनी का राज गया, ब्रिटिश एम्पायर आया। नाम बदल गया, जुल्म नहीं, लेकिन इस फरमान में कुछ था जो आगे के लिए अहम था। क्वीन ने वादा किया, हम इंडियन राजाओं के अधिकार चुनेंगे, धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे, और इंडियन लोगों से वैसी ही इंसाफी करूंगी जैसे अंग्रेज लोगों से। वादा कब पूरा हुआ? हजारों साल बाद।
और तभी भी पूरा नहीं। 1857 की क्रांति ने एक चीज जरूर दी। अंग्रेज अब थोड़ा सावधान हो गए। सीधा धर्म पर हाथ नहीं डाला। सिपाहियों में थोड़ी ज्यादा चीनी दी गई, लेकिन राज उनका ही रहा, और रहा पूरे 90 साल और। अध्याय बर वो आग कभी नहीं बूझी 1857 से 1947 तक। एक नाता 1857 की क्रांति कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो हारी भी नहीं। जब भगत सिंह 1929 में जेल में थे, उन्होंने मंगाल पंडे और रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें रखी थी अपने पास। सुभाष चंद्र बोसे ने 1857 को अपनी ENA की प्रेरणा कहा। गांधी ने खुद माना कि 1857 ने आजादी की नव रखी। 1857 ने हिंदुस्तान को यह दिखाया, अंग्रेज हराने वाले हैं, वो इंसान हैं, उन्हें हराया जा सकता है। यह सोचना, सिर्फ यह सोचना, एक इनकलाब था। 1857 से पहले आजादी का ख्याल सिर्फ ख्वाब था। 1857 के बाद वो ख्वाब एक उम्मीद बना। 1947 तक वो उम्मीद हकीकत बनी। 1857 पहली आजादी की क्रांति हारी, लेकिन याद रही हमेशा। 1857 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1857 की सीख से सियासी आजादी की तरफ है। 1949 जालियनवाला बाग और पूरा हिंदुस्तान एक साथ गुस्से में था। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 15 अगस्त 1947 आजादी। 90 साल बाद 1857 का सपना पूरा हुआ। मंगल पंडे की फांसी, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, बहादुर शाह जाफर का शेर, हजरत महल की हिम्मत, नाना साहिब का जुनून, तंतिया तोपे का हाथ नहीं उठाना, ये सब मिलके एक कहानी बनते हैं। ये कहानी सिर्फ 1857 की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ा, अपनी जमीन के लिए लड़ा, अपने धर्म के लिए लड़ा। आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी ली जाती है। और अगर पहली बार न मिल पाए तो दूसरी बार लड़ो, तीसरी बार, जब तक मिल ना जाए। 1857 के वो शहीद आज हमारे साथ हैं। हर उस सुबह में जब हम आजाद हिंदुस्तान की हवा में सांसें हैं, उन्हें सलाम। इतिया कहानी खत्म होती है, लेकिन आजादी की दास्तान हमेशा जिंदा रहती है। इन शहीदों को याद करते हैं जो रास्ते में गिर गए, ताकि आप आज यहां खड़े हो सको। जय हिंद, वंदे मातरम।